Jai Hind and very good morning everyone out here. Hope you all are fit, fine and healthy at home. Today I'm your educator. Welcome you in the class of FASIS. Today we are going to initiate with chapter number 15, Economic Development. So students, without wasting much time, let's get started. First of all, the things which we need to keep in our mind, that is from the point of view of exam, this chapter is very much important for you. Basically in board exam, healthy question will be asked from this chapter, right? A healthy one, which means that the question will carry more weightage from this chapter. So you need to focus on this and you have to understand it well. So in this chapter number 15, economic development, first of all we need to understand that what is the concept of economic development. फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि आज की अगर हम बात करते हैं तो हर इंसान की जो सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, वो अलग वे में शुरू होती है. यानी एवरीबडीज़ मॉर्निंग वाज नॉट एज सेम एज एवरीवन. ठीक है, हर किसी की सुबह अलग होती है, हर किसी की ज़रूरतें अलग होती है. एवरीबडी हैज़ देयर डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट प्लेजर्स, राइट. बट कहीं ना कहीं हम एक बात पर आकर रुक जाते हैं कि इसमें कहीं एक चीज़ कॉमन ये है कि एवरीबडी वांट्स देयर बेसिक नीड्स टू बी फुलफिल्ड. नाउ हियर बेसिक नीड्स मीन्स क्या हो गया? एनीथिंग विच इज़ फॉर मेनली इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग. अब ह्यूमन बींग का सर्वाइवल किन बेसिक चीज़ों पर होता है? एवरीबडी नोज दैट कि इट इज़ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, यानी रोटी, कपड़ा और मकान. ये बुनियादी ज़रूरतें होती हैं बच्चों. दिस इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल, एंड इफ़ एनी इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू फुलफिल दिस, he or she can be considered as poor, right. तो जो लोग इन समस्याओं से जूझते हैं, ठीक है, जो अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, such people are considered to be the poor people. Those who doesn't experience physical pleasure because they don't have money, right. तब आती है बात यहाँ पर मनी की. तो इन शॉर्ट मनी इज़ द मोस्ट रियलिस्टिक and most important aspect of economic development. So let's see that why economic development plays an important role in our economy. So as you can see on your screen, right, the first paragraph, let's see the first one, that in the today's modern world every country wants to be developed, right. हर इंसान, हर कंट्री यही चाहता है कि दे हैव टू बी अच्छी, दे हैव टू वर्क फॉर देयर डेवलपमेंट, राइट. हर इंसान अपना विकास चाहता है. इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली. लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये ज़रूरी नहीं होता. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज हैविंग मैनी फेसेस. तो यहाँ एक वर्ड आया है सोशल चेंज, ये आपको अच्छे से समझना है. सोशल चेंज मीन्स समाज में बदलाव. और वो समाज में बदलाव कैसे आएगा? जब समाज का एक स्तर बनेगा, ठीक है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज़ इन कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है. क्यों अंडरलाइन कर लेना है? बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि कोई भी देश के लिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी नेशनल इनकम को लगातार बढ़ाए, ठीक है, लगातार इंक्रीज़ करे, राइट. सो इसीलिए इसने हमें अगर शॉर्ट में हम समझे तो हमें 3 पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है. कौन कौन से हैं वो पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम मीन्स लगातार हमारी जो नेशनल इनकम है, which means to say that हमारी नेशनल इनकम और NI we can say that, right. So नेशनल इनकम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. या तो आप उसको कंस्टेंटली राइज करिए, ये एक रास्ता हो सकता है. इसके अलावा दूसरा रास्ता जो यहाँ पर आपको बताया गया है, दैट इज़ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम विच इज़ PCI, ठीक है. ये भी आपको याद रखना है, पर कैपिटा इनकम. या तो आप नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करिए कॉन्स्टेंटली, या फिर पर कैपिटा इनकम को. ये दो तरीके से आप अपने देश को डेवलप कर सकते हैं. यू कैन हैव अ डेवलप्ड कंट्री, राइट. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 2 एस्पेक्ट्स, ठीक है, NI एंड PCI, द थर्ड इज़ ऑटोमेटिकली डन, ठीक है. द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल शुड बी राइज. यानी इन शॉर्ट अगर देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी या फिर देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली लाइफ, जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, वो क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है. सो दिस 3 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. जैसा कि मैंने अब क्या आपको बताया, नेशनल इनकम इज़ द टोटल इनकम, ठीक है. वाई आई एम सेइंग इज़ अ टोटल इनकम, कि ये किसी एक इंडिविजुअल की नहीं होती, ये पूरे देश की है, इसलिए नेशनल है, नेशनल इनकम. और ये मिलती कैसी है? द टोटल इनकम, ठीक है, बाय डिवाइडेड
बाय द टोटल इनकम टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी अगर हम टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें PCI मिलता है। क्या है PCI? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बेसिक नीड्स में, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें और इसमें हमने जोड़ दी है, जैसे फूड, क्लोथिंग के साथ एजुकेशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फैसिलिटी और रिक्वायर्ड नीड। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी आज के समय में आप देख ही रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बेसिक नीड्स। सो इसके साथ साथ इंडिया में खासकर जब नेशनल इनकम की हम बात करते हैं, ठीक है, या पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि इंडिया हैज़ गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन द ईयर ऑफ 1947। सबको पता है 1947 में भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। लाइक द मच अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज वेर एग्जॉस्ट बाय द कॉलोनियल राज, राइट। यानी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जस्ट बाय द फॉरेन इन्वेडर आवर इकनॉमी हैज़ बीन डिमोलिश्ड। ठीक है, जिनकी वजह से हमारी जो सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, ठीक है, वो अब नहीं रहा आफ्टर द फॉरेन इन्वेडर्स, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो बीत गया वो तो सपना है, लेकिन जो अभी पास में है वो अपना है। ठीक है, सो प्रेजेंट में जीना है, और प्रेजेंट में अभी हाल में हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं उन सबको कंपाइल करके वी हैव टू वर्क फॉर द बेटर रिजल्ट्स। दैट्स वाई द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ या शेल्टर सर्विसेज को हम बेटर से और बेटर करेंगे तो हमारी जो कंट्री है वो भी डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ जाएगी। द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड ईजीली in better way to compare the past, right? So may that this development is taking place in India, right? और धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि भारत में जो विकास का दर है वो दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। So the if we'll compare the growth rate of India compared to other developing nations is pretty much good, right? As you can see in this blue box that in the 2011 and 12, right? So it is almost 87,36,039 crores हमारी GDP इतनी थी, राइट। 87,36,039 crores इतनी बड़ी हमारी 2011 और 2012 में हमारी GDP थी, जो करीबन 2015 और 16 में बढ़ गई। ठीक है, बढ़ गई मीन्स इंक्रीज़ हुई है। कितनी इंक्रीज़ हुई है? जैसे ऑलमोस्ट 1,35,67,192 crores, राइट। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। ठीक है, विद इन दिस स्पान ऑफ 2 to 3 years हमने इतना ग्रोथ किया है, जो ये बताता है कि इंडिया की जो एज ए डेवलपिंग नेशन इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी बेटर है। लेकिन बच्चों मैनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यूज टू आस्क मी दैट द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, एंड आई यूज टू गिव द सेम आंसर टू देम कि दैट डेवलपमेंट इज़ अ प्राइमरी प्रोसेस। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेस मीन्स ये फर्स्ट स्टेप है समझो, और प्रोग्रेस जो है वो सेकेंडरी स्टेप। यहाँ मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एवरी नेशन वांट्स टू बी डेवलप्ड, राइट। एवरी नेशन वांट्स एंड वर्किंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जब कोई भी नेशन डेवलप्ड हो जाता है तो क्या उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है? नहीं, उसकी डेवलपमेंट नहीं रुकती। वो डेवलप रह कर भी उस डेवलपमेंट को बनाए रखता है, राइट। ही हैज़ टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। ठीक है, इट इज़ वेरी ईजी टू अचीव बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, राइट। सो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ अ सेकेंडरी कॉन्सेप्ट and economic development is a primary concept. So you will be clear in the next slide. Let's see this. There are 3 differences were given in your textbooks, right? The first one on the basis of development process, second one is according to the change taken economy, and third, last but not the least, in relation to developing nation. So let's start with the first one on the basis of development process. तो हम ये जान लेते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस के हिसाब से, यानी हर देश जो डेवलप्ड होना चाह रहा है उसके हिसाब से प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कितना एक दूसरे से डिफ़र करता है। सो यू कैन जस्ट एडमायर विथ दिस ओनली कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मीन्स इसमें क्वालिटी देखी जाती है। इफ़ यू वांट टू बी डेवलप यू नीड टू डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यू नीड टू डिलीवर क्वालिटी एंड स्किल लेबर। ठीक है, और दूसरी तरफ जो प्रोग्रेस है वो क्वांटिटी में देखी जाती है, राइट। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स।
तो ये सबसे पहला डिफरेंस दोनों में आपने देख लिया है कि डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव अप्रोच एंड प्रोग्रेस इज़ अ क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस उसके बाद का स्टेज, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्राइमरी एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज़ अ सेकेंडरी एस्पेक्ट. After that, second point shows that according to the changes taking place in economy, हम ये कह सकते हैं कि हर दिन की जगह हर सेकंड जो नई नई चीज़ें हैं वो बनती जा रही है, न्यू रिसर्चेस होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। हर दिन चीज़ें पुरानी होती जाती हैं, राइट, उनकी जगह नई चीज़ें ले लेती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है हाइब्रिड सीड्स के बारे में, ठीक है। हाइब्रिड सीड्स आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। What are this called? These are high yield seeds, ठीक है। The seeds which give you the major part of production, ठीक है। अच्छे सीड्स होते हैं, ये अच्छी फसल आती है इससे। तो ये जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं खासकर एग्रीकल्चर में अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है। और इससे ही हम ये कह सकते हैं दिस शोज़ द डेवलपमेंट। कैसे ये डेवलपमेंट बता रहा है? बिकॉज अदर साइड व्हेन द इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, द इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। इन शॉर्ट कि हम एक तरह कह सकते हैं कि अगर हमें एग्रीकल्चर इंक्रीज़ करना है तो हमें लैंड भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वो हो गया इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लेकिन जितना है उसमें ही अगर हम कितना बेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है, राइट, पहला कॉन्सेप्ट है। और जो प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट है वो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तीसरा और आखिरी पॉइंट हमें ये बताता है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन आपस में, ठीक है, काफ़ी डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सबसे बड़ा डिफरेंस तो हम यही जान सकते हैं कि नेशनल इनकम जो डेवलप्ड कंट्री की है, राइट, वो काफ़ी हाई होती है और वो हमेशा इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर ही काम करेगी बिकॉज दे आर डेवलप्ड। एंड वहीं दूसरी तरफ नेशनल इनकम जो डेवलपिंग नेशन की होती है वो क्या दिखाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाती है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको याद रखनी है दो चीज़ें कि जो नेशनल इनकम होती है डेवलपिंग नेशंस की वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाती है और जो नेशनल इनकम होती है डेवलप्ड नेशंस की, ठीक है, डेवलप्ड नेशंस की वो क्या दिखाती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हो, राइट। होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ एन डेवलपिंग इकनॉमी। जैसे कि इंडिया की हर इकनॉमी जो होती है उसको हम स्पेशल टाइप से इवैल्यूएट करते हैं मीन्स कि हम पहचानते हैं कि वेदर इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इकनॉमी और अ वीक इकनॉमी। तो हमें कैसे पता चलेगा, हाउ टू गेट एन इवैल्यूएशन। सो इन द ईयर ऑफ 2004, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हैज़ बीन ड्राफ्ट and due to this report some major categories or we can say that कि some major phenomena has been maintained। कुछ ऐसे नीति नियम बनाए गए जिससे हम हर कंट्री की डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो वेरिएंट हमें यहाँ देखने को मिलता है दैट इज़ PCI पर कैपिटा इनकम, राइट। सो जस्ट मार्क इट इन योर टेक्स्ट बुक दैट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई उसमें $735 से नीचे जिस भी कंट्री की PCI है, ठीक है, $735 से नीचे जिस भी कंट्री की जो PCI है अगर वो कम होती है तो उस नेशन को डेवलपिंग इकनॉमी कहा जाएगा या डेवलपिंग नेशन कहा जाएगा, जिसमें से इंडिया भी एक ऐसा ही देश है। तो ये एक तरीका है जिससे हम देख सकते हैं कि कौन सा देश डेवलपिंग है और कौन सा देश डेवलप्ड, राइट। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स, इट इज़ लेस पर कैपिटा इनकम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एक डेवलपिंग नेशन में रह रहे हैं जैसे इंडिया, यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है यानी इंडिविजुअल की इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेकंड लाइन में कि उसका सबसे बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन, क्योंकि जिस देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पर डेवलपमेंट होना और पर कैपिटा इनकम ज़्यादा आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम पॉपुलेशन और इनकम को आपस में डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगी PCI। और सिंपल है कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो PCI भी ज़्यादा नहीं होगी।
So number one point states that less per capita income would be there. Secondly, growth rate of population same. ठीक है, अगर 2% से ज़्यादा का ग्रोथ रेट है आपका, तो आप कह सकते हो कि आप काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हो इन पॉपुलेशन. ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको रिसोर्सेज की स्कैरसिटी भी हो सकती है. एंड देन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. As you all know that before the independence and almost after the independence of 20-30 years, India is being dependent on the agricultural only, right? Agriculture production सबसे ज़्यादा होता था इंडिया में, और ऑलमोस्ट इसकी जो 2004 की रिपोर्ट है उसमें भी ये चीज़ दी गई थी कि अ कंट्री विच होल्ड्स मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. यानी अगर किसी देश की 60% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र में काम करती है, तो हम उस देश को भी वी कैन से दैट द नेशनल इनकम उसके जो होगी वो ऑलमोस्ट अबाउट टू 26% तक निकलेगी. तो हम कह सकते हैं वो देश एक डेवलपिंग नेशन माना जाएगा. पॉइंट 4 शोज़ दैट इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. और वी कैन से दैट कि व्हेन रिच एंड पुअर लिव्स टुगेदर, राइट, जहाँ आपको इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा ना मिले, राइट. सो अनइक्वल इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जनरली होता क्या है कि जो 20% ऑफ रिच पीपल होते हैं वो कंट्री का 40% शेयर ले लेते हैं, एंड द पुअरेस्ट 20% ऑफ पीपल शेयर जस्ट 10% ओनली. तो ये कंसंट्रेशन बताता है कि जहाँ पर रिच और पुअर पीपल्स, राइट, साथ में रहते हैं, एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी इज सीन इन द हैंड ऑफ रिच पीपल इन डेवलपिंग नेशन. तो जो भी देश डेवलपिंग नेशंस में जुड़े होते हैं वहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिच पीपल का कंट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑन द इकोनॉमिक रिसोर्सेस. ठीक है, आर्थिक संसाधनों पर. पॉइंट 5 शोज़ दैट अनएम्प्लॉयमेंट. सो इफ़ विल टॉक अबाउट इट दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्लोबल प्रॉब्लम, एवरी कंट्री इज़ फेसिंग इट. ठीक है, और डेवलपिंग नेशन थोड़ा सा इसे ज़्यादा फेस करते हैं. कैसे? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेवलपिंग कंट्री का, खासकर अगर वो 3% से ज़्यादा है. ठीक है, इफ़ योर लेबर आर अनएम्प्लॉयड मोर देन 3%, then it's a big reason to worry. Even in this country, different type of unemployment may be seen, whether it is seasonal, whether it is disguised. ठीक है, इंडस्ट्रियल कह सकते हो. ठीक है, सीजन वाइज अनएम्प्लॉयज हो जाए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कोई नई टेक्नोलॉजी, नई स्कीम आने की वजह से, राइट, नई मशीन्स आने की वजह से. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, राइट. वो भी डेवलपिंग नेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. पॉइंट 6 शोज़ दैट पॉवर्टी लेवल. सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो डेवलपिंग नेशन है वो पॉवर्टी पर कंट्रोल करे, बिकॉज द पीपल लिविंग देयर इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर नॉट हैविंग जॉब, राइट, दे आर नॉट स्किलफुल. So how a government should eradicate the poverty? The only thing is to eradicate poverty is education, what I think. क्योंकि food, clothing, shelter, these all are durable, right, non-durable, sorry. ठीक है, एक बार हमने इसको यूज़ किया ख़त्म हो जाएंगे, but education is non-durable. ठीक है, बहुत लंबे चलेगी. ड्यूरेबल होती है एजुकेशन, लंबे समय तक चलेगी, आपके पास रहेगी, कोई छीन नहीं सकता. सेकेंडली, हेल्थ इश्यूज़ हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये सारी बुनियादी ज़रूरतें हैं जो इंसान को दी जानी चाहिए, खासकर उन लोगों को, दोज हु आर नॉट एबल टू डू, जो अपनी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ पर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते. ऐसे लोगों को हम पुअर कह सकते हैं, राइट. इन डेवलपिंग नेशंस खासकर जो इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी 1/3, ऑलमोस्ट 33%, लाइक द थर्ड पार्ट वुड बी द सच पॉपुलेशन. तो जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं उसमें 1/3 लोग गरीब ही माने जाते हैं. पॉइंट 7 शोज़ दैट डुअल इकोनॉमी. डुअल इकोनॉमी मतलब हो गया यहाँ पर कि जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो डुअल या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं. अब मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, आप सभी को पता है, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, राइट, वेयर प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर वर्क टुगेदर, राइट, कि दोनों जो प्राइवेट और जो सेकेंडरी सेक्टर होते हैं, राइट, गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, साथ में काम करते हैं इसमें. यानी जो कंट्रोल होता है वो दोनों के पास होता है, ऑल्दो गवर्नमेंट के पास थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल होता है, बट 51% ओनरशिप वुड बी रिजेम्बलेंस टू द गवर्नमेंट सेक्टर एंड 49% वुड बी रिजेम्बलेंस टू द प्राइवेट सेक्टर. तो हम कह सकते हैं दीज आर द टू डिफरेंट साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, राइट. सो सच बैकवर्ड फार्मिंग और ओल्ड मशीनरी और ऑर्थोडॉक्स स्ट्रक्चर एंड लेस प्रोडक्शन की वजह से
हम गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस नहीं दे सकते, एंड दैट्स वाई इन द सिटीज़ आर हैविंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, लो प्रोडक्शंस, न्यू प्रोडक्शंस, प्रोसेसेस, मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल्स। जहाँ एक तरफ हम गाँव में हमारी लाइफस्टाइल को देखते हैं और शहरों में देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर वर्किंग टुगेदर। Then point number 8 states that insufficient infrastructure facilities, right, in short कि जो बिल्डिंग, रोड्स और अच्छे हाईवेज ऐसे डेवलपिंग नेशंस के पास ज़्यादा होते नहीं हैं। कंपैरेटिवली ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटी या फिर बैंकिंग में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करें, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर बीइंग डेवलप्ड in our country, as well as to make our employees or our people, those who are living in our country, more skillful। ठीक है, अगर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो हमारे सिटीजन्स हैं, राइट, जो हमारे देश में हैं, वो सारे बहुत अच्छे से काम करेंगे और काफ़ी स्किलफुल भी बन जाएंगे, राइट। देन पॉइंट नंबर 9, द लास्ट वन, शोज़ दैट फ्रॉम द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड, सो हम ये कह सकते हैं कि द नेशंस विच आर जनरली डेवलपिंग नेशंस, दे एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट मोर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो लोग एग्रो प्रोडक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोच करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फार्मिंग होती है और ये एग्रो प्रोडक्ट होते हैं वो लेस डिमांड के होते हैं और लो रेट के होते हैं। लेस डिमांड मीन्स ज़्यादा इतनी डिमांड इनकी होगी नहीं मार्केट में, ठीक है, जितनी नीड होगी उतनी डिमांड होगी, क्योंकि ये तो खाने पीने की चीज़ें हैं। और लो रेट में यानी इनकी कीमतें आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं, तो आपकी जो इनकम हुई, यानी आपने जो एक्सपोर्ट किया एज अ डेवलपिंग नेशन, आपको जो पैसा मिला वो इतना ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप जो चीज़ बेच रहे हो, पहली बात तो वो एग्रो प्रोडक्ट है, दूसरी बात वो लेस डिमांड में है, और तीसरी बात उसका रेट भी कम है। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा नेशन अगर हम पलट कर देखें, दूसरे नेशन में जैसे कोई डेवलप नेशन के हम एग्जांपल ले लेते हैं, वो क्या एक्सपोर्ट करेगा? वो भाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मशीनरी एक्सपोर्ट करेगा, जो सिंपल सी बात है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, ठीक है, और इसी वजह से जो हमें फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने को मिलेगा काफ़ी अलग, यानी हमारी इनकम कम होगी और हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा। दस वी शुड above the mentioned and features of this developing nation, as Indian economy is a developing, all features are related in India as greater and lesser measure। यानी भारत में सारे मेजर्स मिलेंगे लेकिन अलग अलग, कुछ बड़े लेवल पर मिलेंगे और कुछ छोटे लेवल पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे 9 पॉइंट्स। हमने इन 9 पॉइंट्स को कैसे समझा है, ये सारे आपको डेवलपिंग नेशंस के फीचर्स लिखेंगे। लेस पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी रहती है काफ़ी ज़्यादा, पुअर लोग 1/3 रह रहे हैं, डुअल इकनॉमी मीन्स एक तरफ गांव, एक तरफ शहर, एक तरफ प्राइवेट, एक तरफ गवर्नमेंट सेक्टर साथ में काम कर रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप इनके पास होता नहीं है, डेवलपिंग नेशन की बात कर रहे हैं। और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हमने देखा ट्रेड के मुकाबले कि जो डेवलपिंग नेशन होते हैं वो फूड ग्रेन्स और खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं जो लेस इनकम जिनसे होती है, और बदले में उन्हें ऑयल और मशीनरीज़ और न्यू टेक्निकल प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं, तो इनकम कम होती है और एक्सपेंसेस ज़्यादा। तो हमें इस चीज़ पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ेंगे। टिल देन आई एम गिविंग यू अ होमवर्क अप टू दिस चैप्टर। जहाँ तक हमने देख लिया है, प्लीज़ गो थ्रू इट, take out your doubts, underline the things which you have not understood and discussed it in the live lectures whenever we'll meet, or you can post your comment or suggestion in our comment box. Sure, we will resolve your confusion or doubt as soon as possible. Till then, take care of yourself and your family. अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, ठीक है, and your educator Gaurav Adhanik taking leave today. Thank you so much everyone. Jai Hind.